नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी जो नए डेवलपमेंट हुए हैं रूस में, बड़े अफसोस की बात है, मैं कई चैनल्स को देख रहा था, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, जबकि ये शीशे पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उनका मतलब क्या है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से भारत लगातार एक बेहतर स्थिति में जा रहा है, लगातार भारत एक सम्मानजनक स्थिति में जा रहा है, लगातार जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो भारत के हित का घटनाक्रम है। मैं आज इसी पर विश्लेषण करूंगा। कुछ घटनाक्रम जो नए हुए हैं, ताज़ा घटनाक्रम हुए हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब युद्ध का जो किस करवट बैठ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लौट के आता हूँ। सुबह सुबह आपने खबर पढ़ी होगी कि किस तरह से जो रूस की सीमा के निकट के दो इलाके हैं उनमें रूस ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। सीज़ फायर मतलब शांति का ऐलान कर दिया है कि 2 दिन 3 दिन जो भी समय होता है, सीज़ फायर का मतलब होता है उतने समय तक अब यहाँ युद्ध नहीं होगा, युद्ध विराम, यानी युद्ध को अब आराम दे दिया गया है। तो अब युद्ध विराम होगा, सीज़ फायर होगा। तो ये जो किया जाता है ये ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है, इसके पीछे भी कई मकसद होते हैं। और ये जो युद्ध विराम हुआ है इसके पीछे का मकसद भी समझने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा लोग तो उधर पश्चिम की तरफ फंसे हुए हैं, खार्किव में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनका निकलना ज़रूरी है। और कीव में लोग फंसे हुए हैं, उनका निकलना ज़रूरी है। तो जो निकलने का मौका देना है तो यहाँ क्यों दे रहे हैं, इधर एकदम रूस की सीमा पे। आप देखेंगे तो उत्तरी रूस की एकदम सीमा के नज़दीक ये दोनों इलाके हैं। और बाकी जो चैनल्स पे भाई लोग लगातार एक बात दोहरा रहे हैं, रूस ने एक अच्छा संकेत दिया है, रूस ने दुनिया को एड्रेस किया है, संयुक्त राष्ट्र के लिए संदेश दिया है कि हम देखिए शांति प्रिय हैं, हम सीज़ फायर कर रहे हैं, हम लोगों की जान बचा रहे हैं। और रूस ने कहा है लोग जो निकलना चाहें वो निकल जाएं। लेकिन इस सीज़ फायर के पीछे कुछ और वजह भी हैं। दरअसल ये जो इलाका है ये करीब करीब रूस में घुसा हुआ इलाका है। रूस का के सीमा इस तरह की गोल सीमा है जिसमें यहाँ के आसपास वो इलाके हैं। और इस इलाके में आज से नहीं, शुरू से जो लोग रहते हैं वो अपने आप को रूसी ही मानते हैं, रूस के नज़दीक ही मानते हैं। और वो यूक्रेन का ये जो पूरा कर्मकांड होता रहता है उससे वो अपने आप को अलग मानते हैं। और उनको जब भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती है तो वो रूस पे निर्भर हैं। रूस खूब सारी इस इलाके की सहायता करता रहता है और यहाँ के लोग अक्सर रूस आते जाते रहते हैं। और हालत ये है कि यूक्रेन की जो सरकार है, जेलेंस्की की सरकार, वो इन इलाकों की जितना भी संभव है उतनी उपेक्षा करती है। और कोरोना वायरस के समय जब यहाँ बीमारी फैली तो सरकार ने सहायता नहीं दी। यहाँ तक कि टीकाकरण में भी ये कहा जा रहा है कि भेदभाव इस इलाके से किया गया। अब इस इलाके के लोगों को अगर रूस अपनी तरफ नहीं रखेगा, खुद आप याद कीजिए जब लड़ाई शुरू हुई लुहांस्क और डोनेस्क में ने जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो वो इलाके भी इसी इलाके के थे, इसी तरफ के थे। तो यहाँ पे जब यहाँ के इलाके थे और वो अपने आप को वहाँ पे रूस ने भी युद्ध करने से पहले बहुत सारे शरणार्थियों को मौका दिया कि वो रूस के अंदर आ जाएं। ये एक दूसरा मौका है इन दो नए इलाकों को कि भाई आप लोग भी चाहो रूस में आ जाओ, आप अपने ही आदमी हो, ताकि बम्बार्डमेंट हो तो आपको नुकसान ना हो। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। वो जो उस इलाके के लोग हैं उनको रूस की तरफ मिलाने की कोशिश है, उनके प्रति एक अपनापन पैदा करने की कोशिश है। और ये रूस की एक युद्ध नीति का हिस्सा है जो युद्ध विराम के तौर पर सामने आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उसने दरियादिली दिखाई, ये दिखाया, वो दिखाया। अगर रूस को ऐसे ही दरियादिली दिखानी होती तो वो वहाँ पे दिखा सकता था, कीव पे, खार्किव पे, जहाँ पे अब लगातार कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए थे।
वहां पे रूस सीज फायर की घोषणा नहीं कर रहा है, वहां पे रूस क्या कर रहा है, लोगों को निकलने का मौका दे रहा है, जिसको हमारे न्यूज़ चैनल के विद्वान अलग ही तरीके से देख रहे हैं। कीव पे कब्जा नहीं किया, रूस पिछड़ गया और यूक्रेन जवाब दे रहा है, रूस आगे बढ़ नहीं पा रहा है, रूस अटक गया। क्योंकि इनको जब पहले दिन का इन्होंने देखा ऑपरेशन और उसने पूरी तरह से इनके जो एयर डिफेंस को कोलैप्स किया, यूक्रेन के एयर डिफेंस कोलैप्स करने का मतलब ये कि जो हवाई जहाज जा रहे हैं ऊपर से बम सम गिराने के लिए, तो उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए, तो इसलिए जहाँ जहाँ हवाई जहाज के ऊपर हमला करने वाली चीज़ें हैं, तोपें हैं, बंदूकें हैं, स्टिंगर मिसाइल्स जहाँ जहाँ हो सकती हैं, जहाँ राडार हो सकते हैं हवाई जहाज पकड़ने वाले, उनको उड़ा दो। तो ये काम उसने पहले दिन में किया और ये पहले दिन में जब उसने कामयाबी से ये काम कर लिया तो न्यूज़ चैनल्स को लगने लगा अब तो 3 ही दिन में कीव पे कब्जा हो जाएगा। अब वो 3 दिन में नहीं हुआ तो न्यूज़ चैनल कहने लगे देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। जबकि रूस की जो रणनीति है, अगर कोई भी देश यूक्रेन जैसे देश पे अगर 2-3 दिन में कब्जा कर लेगा तो क्या होगा सोचिए, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, कितने हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो रूस बड़े तरीके से कीव को घेर रहा है और चारों तरफ से घेरने के करीब पहुंच गया। और इस बीच में उसने लगातार कोशिश की कि लोग भागकर उस तरफ निकल जाएं, पश्चिम की तरफ, ताकि लोग कम से कम मरें और सिविलियंस पे हमला करने, आम लोगों को मारने का कलंक रूस के सिर ना लगे। और इन दिनों में खार्किव से अगर भारतीय छात्र निकल के आ गए हैं तो बड़ी संख्या में यूक्रेनियन लोग ट्रेन्स के ज़रिए गए हैं। अगर उन्हें रोकना होता तो एक ट्रैक उड़ा देते, ट्रेन का काम बन जाता, लेकिन ट्रेन्स के ज़रिए गए हैं और कीव से भी लोग निकल रहे हैं। लगातार ये मौका दे रहा है रूस कि वहाँ से जो लोग लड़ने वाले नहीं हैं, जो लोग सिविलियंस हैं, वो निकल जाएं, क्योंकि रूस के पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है चेचन्या का। और ये लड़ाई जंगल में नहीं हो रही है, ये किसी निर्जन बॉर्डर पे नहीं हो रही है, ये शहर के अंदर लड़ाई हो रही है। तो रूस के पास में एक डिसएडवांटेज ये है कि लोग इमारतों में चढ़कर गोलियां चलाएंगे रूस की फ़ौज के ऊपर, सेना हमले करेगी, वहाँ से एंटी टैंक मिसाइल चलाएगी और जो जेवलिन मिसाइल्स होती हैं वो इस्तेमाल करेगी। और रूस अगर किसी भी इमारत पर अगर जवाबी हमला करेगा तो कहा जाएगा सिविलियन इमारत पे हमला कर दिया, सिविलियन इमारत पे हमला कर दिया। तो रूस इस काम को बड़े तरीके से कर रहा है और उसने वो पैसेज खोल दिया कि निकलना है तो निकल जाओ। तो पहला ये है कि वो कीव से लोगों को जाने का मौका दे रहा है। अब जो लोग सरकार से बंदूक ले आए हैं, जिनका लड़ने का बहुत मन है, वो वहाँ रुकेंगे, वो लड़ेंगे और सैनिक की तरह समझे जाएंगे। इसलिए अब जो है कोई इसको लेकर संशय नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई ये बात। दूसरा एक बात और कही जा रही है कि साहब वो नाटो ने उसको जेलेंस्की को नो फ्लाई जोन घोषित करने में मदद नहीं की। जेलेंस्की ने कहा था कि हमारे यूक्रेन को आप नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दो ताकि कोई भी विमान यहाँ पे ना उड़ा सके। अब कहने में तो लगता है नो फ्लाई जोन, उसके बाद में जेलेंस्की अंड वंड बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। जेलेंस्की जैसा अनाड़ी और अपरिपक्व नेता कोई मैंने आज तक देखा नहीं। इन्होंने बगैर समझे सोचे, बगैर कोई रणनीति बनाए, बगैर कुछ, यहाँ तक कि नाटो से भी इन्होंने कोई बात नहीं की है। सिर्फ अमेरिका का वो बाइडेन ने बैठ के भड़का दिया और ये शुरू हो गया। उसने शू किया, ये पीछे पड़ गया, देख नहीं रहे सामने चीता है और भिड़ गया कुत्ता जाके। तो उसके कारण क्या हुआ, इन्होंने कोई तैयारी वैयारी की नहीं है। अब ये पिट रहे हैं तो क्या दूसरा आदमी अगर नाटो बीच में आएगा या अमेरिका बीच में आएगा रूस के बीच में, तो यहाँ तो महासंग्राम हो जाएगा, महायुद्ध होने की स्थितियाँ हैं, विश्व युद्ध खड़ा हो जाएगा। तो कोई इसमें क्यों पड़ेगा। तो नो फ्लाई जोन क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लें। मैं सरल बात बताऊंगा, मैं कोई जनरल नॉलेज के खिलाफ हूँ, मैं कम से कम अपने इसमें समझ विकसित करना जरूर उसमें मकसद है। नो फ्लाई जोन मतलब मैंने घोषित कर दिया कि इस इलाके के ऊपर अब विमान नहीं उड़ेगा, और उसके बाद विमान उड़ा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। अगर विमान उसके बावजूद उड़ता है तो आपको उन विमानों को गिराने के लिए अपने विमान भेजने पड़ेंगे। उनको कहना पड़ेगा भाई साहब आप नहीं उड़ा सकते, और उसके बावजूद वो उड़ाता है तो उसको मारना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। तो जेलेंस्की कह तो रहे थे कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दो, लेकिन नाटो को मूर्ख समझ रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि नाटो जो है वो नो फ्लाई जोन घोषित कर देगा और आराम से फिर नाटो और रूस आपस में भिड़ेंगे, वो इनको उड़ने से रोकेगा
और ये उड़ेंगे तो आपस में एक दूसरे को मारेंगे, तो अपने आप ही नाटो जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा इस लड़ाई में। ये उनका मकसद था। ये बातें कोई नहीं कर रहा है। वो जेलेंस्की की शिकायत और ये नाटो ने धोखा दे दिया, साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया, भैया पहले पूछ तो लेते। तो ये होता है कि जब आप सोच समझ के अपना पॉलिटिशियन, अपना नेता, अपना राजनेता नहीं चुनते हैं, ड्रामेबाज, जोकर, अभिनेता चुन लिया आपने। बहुत सारी जगहों पे आपने बहुत सारे ड्रामेबाज हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे चुने हुए हैं, अभिनेता चुने हुए हैं। जब सामान्य स्थितियाँ होती हैं तो सबकी चल जाती है, लेकिन जब विशेष परिस्थितियाँ होती हैं तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज भारत में बच्चों के इवैक्यूएशन में असफल रहने के बावजूद, अपने बच्चों को सही समय पर बचा के ना ला पाने के बावजूद, उस फ्रंट पर असफल रहने के बावजूद और फूहड़ तरीके से पब्लिसिटी अपनी ढूंढने के बावजूद, हमारी जो विदेश नीति है वो समझदारी से भरी हुई है, समझदारी से परिपूर्ण है। और यही वजह है कि ये जितने घटनाक्रम हो रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर, मैंने आपको बताया था कि 2-4 दिन और लगेंगे, कल या परसों तक कीव फतह हो जाएगा। उसके बाद में रूस का बोलबाला है पूरी दुनिया पे। ये जितने जो सोशल मीडिया और वो वाले जो मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनको सब उसने भगा दिया और उसने कहा कि यहाँ फेक न्यूज़ फैलाओगे तो सजा हो जाएगी। और ये वाकई इससे ये साबित होता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान हैं ये लोगों के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। हमारे देश में ही कुछ संस्थानों के ऊपर बाकायदा चुनाव में दखलंदाजी के आरोप लगे, हेट स्पीच को बढ़ावा देने के आरोप लगे, उन संस्थाओं के पॉलिसी हेड्स को इस्तीफा देना पड़ा। और आज भी इस देश में चुनाव से पहले ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी हेट स्पीच अचानक हिंदू मुसलमान और ये सब चीज़ें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तेज़ी से दिखने लग गई थी। तो ये क्या करते हैं, देशों के अंदर जाके वहाँ के जनमानस को बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए रूस ने क्या किया कि एक तगड़ी सज़ा फेक न्यूज़ पे कर दी। उसके बावजूद एक एक करके सारे के सारे जो वेस्टर्न मीडिया है, जो पश्चिमी मीडिया है, वो वहाँ से भाग रहा है। सब ने अपने ऑपरेशन होल्ड कर दिया है। यूट्यूब ने कर दिया है, फेसबुक ने कर दिया है, गूगल ने कर दिया है, और इनके जो बड़े मीडिया हाउसेस थे, CBS है कनाडा का, इन सब ने अपना ऑपरेशन होल्ड कर दिया कि भैया रूस में हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सख्त सेंसरशिप लागू कर दी है। अब सेंसरशिप के खिलाफ पूरी दुनिया में ये वेस्टर्न वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता फिरेगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी है। और मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे अभी 3 महीने पहले यही संस्थान पूरी दुनिया में लोगों की इन्फॉर्मेशन उड़ा रहे थे, लोगों के चैनल्स उड़ा रहे थे। कोरोना वायरस पे कोई भी सेकेंड और थर्ड ओपिनियन आने नहीं दी जा रही थी। बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट जो है उनको टेक डाउन कराया गया। खुद संसद में, सेनेट में आरोप लगा कि बड़े बड़े जो वायरोलॉजिस्ट हैं जो सच बोल रहे हैं उनको आप टेक डाउन करा रहे हैं। याद होगा डॉक्टर फाउची को बिठाकर कहा गया। तो इससे पता लगता है कि अब पूरी दुनिया में भारत के हित में कैसी चीज़ें जा रही हैं। भारत के हित में चीज़ें ऐसी जा रही हैं कि हम अभी आज की तारीख में हमने जिससे दोस्ती की है, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कितना सगा रूस हमारा है और कितना सगा अमेरिका हमारा है। मेरे पास बहुत सामग्री है, हो सकता है कि मैं कल ही आपको दे दूं। तो कितना सगा, अब उस हालत में आज की तारीख में ये जो हमारा गठबंधन है, अगर हम इसके साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, जो कि हमारा पक्का दोस्त है, बीच में कुछ फ़ोटो सेशन के चक्कर में कुछ लोग बैग गए थे, अमेरिका की तरफ भाग गए थे, अब वो भी सही ट्रैक पे आ गए, क्योंकि इस देश में जो लीडरशिप है उसमें एक मैच्योरिटी और फैसले समझदारी से लिए जाते हैं। और कम से कम युद्ध के मामले पे आज की सरकार, मोदी जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने फैसले में सबको शामिल किया। मन मर्जी से ऐसे फैसला नहीं ले लिया जैसे कि वो कई मामलों में ले चुके हैं। उसके कारण आप एक मजबूत स्थिति में हैं। आपको ना तो तेल की दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ईरान भी अमेरिका के सैंक्शंस में पड़ा हुआ है, वो तेल लेके बैठा हुआ है। आपको तेल दुनिया से सस्ते मिलेगा। रूस बैठा हुआ है, रूस से आप तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, तो हमारी तेल की दिक्कत कम, और जाहिर बात है कि दूसरों से बेहतर स्थिति में मिलेगा। 52-53 का रूपी रूबल पैक्ट है हमारा।
हमारी सरकार केवल ये तय करने में लगी है कि किस मुद्रा को आधार मुद्रा मानकर, डॉलर को तो नहीं माना जाएगा, रुपए और रूबल के रेट तय कर दिए जाएं और उस हिसाब से हम दोनों एक दूसरे से ट्रेड करें। चीन हमारे साथ है, चीन का हमारे साथ में व्यापार बहुत अच्छा है और हमारी ज़्यादातर ज़रूरतें चीन पूरी करता है। और हमारे पास अगर डिफेंस का भी सवाल आता है तो मजबूत हथियारों वाले 2-3 बड़े देश हैं। चीन हमारे साथ में है, हम खुद हैं, उत्तर कोरिया है और रूस है। तो इसलिए कुल मिला के ये जो गठबंधन है, और सबसे बड़ी बात ये गठबंधन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है, जो पश्चिमी दबाव है, पश्चिमी ब्लैकमेलिंग है, श्रीलंका उस ब्लैकमेलिंग को झेल रहा है। 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट लग रहा है वहाँ पे, इस पर भी वीडियो बना के दूंगा। तो ये जो स्थिति है उससे हम मुक्त रहने वाले हैं, इसलिए इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। और जिस दिन रूस लड़ाई जीत जाएगा तो ये यूरोपियन यूनियन यही सब बातें करेगा, यही नाटो के मेंबर्स, कि रूस जी कोई बात नहीं, हमसे दोस्ती कर लो, हमको गैस दे दो। हम अमेरिका के बहकावे में आ गए थे, जिसमें से कम नहीं तो कम से कम 20 से 30% देश ऐसे हैं जो रूस की तरफ वापस आ जाएंगे। तो एक बेहतर तरह की बाईपोलर दुनिया बनने जा रही है। ये यूनिपोलर जो वर्ल्ड था, एक ध्रुवी दुनिया थी जिसमें अमेरिका का ही सारा कारोबार था, अमेरिका की ही धौंस चलती थी, वो कमज़ोर होने वाला एक पैरेलल सिस्टम होगा। और जब पैरेलल सिस्टम होगा तो भारत आज़ाद महसूस करेगा, जैसा कि हम पहले करते थे, जैसा कि इंदिरा गांधी के जीवित रहने तक हम गुटनिरपेक्ष रहे, ना हम इधर गए ना उधर गए, और जो स्वतंत्र देश थे हम उनके साथ चलते थे, नाम जिसकी आज बहुत याद आ रही है लोगों को। हम उस रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए ये युद्ध एक सही दिशा में जा रहा है भारत के नज़रिए से। मानवता के नज़रिए से कोई युद्ध अच्छा नहीं होता, तो ये युद्ध भी अच्छा नहीं है। और मानवता सबसे बड़ी शय होती है, अच्छा हो कि युद्ध ना हो, और युद्ध कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है तो ये परिस्थिति हमारे पक्ष में है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ धन देकर आप हमारे चैनल को चलाने में भागीदार बने, तो उसके लिए हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, एक नीली स्क्रीन पर एक बार कोड आता है, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं, और वीडियो के बीच बीच में भी 1-2 दफ़ा बार कोड आता है, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।